मेरी ये स्टोरी आपको एक ऐसे पॉइंट पर लाकर खड़ा कर देगी जिस टाइम पर आपके मन में बहुत बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी सी होगी। आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आप उस पॉइंट पर होते तो आप क्या करते। बट उससे पहले पैक योर बैग्स ऊपर वाली चेन में लाइक बटन को डाल लें, क्योंकि रात को आपको उसको दबा दबा कर उसके साथ कैंपिंग करनी है। सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, कमेंट्स में पीक क्या में लिख दें। लेट्स डाइव इन। इस पूरे इंसिडेंट को समझने के लिए हमें अमेरिका के न्यू मैक्सिको में जाना पड़ेगा और यहीं पर बना हुआ है कार्ल्सबैड कार्वन्स नेशनल पार्क। और दिन था 8 अगस्त 1999 का, यानी कि 8 अगस्त 1999, जब लैंस मेटसन नाम का ये सिक्योरिटी गार्ड अपने ऑफिस में बैठकर सामने मौजूद उसका पार्किंग लॉट, उस पार्किंग लॉट में खड़ी हुई एक लाल रंग की माजदा गाड़ी के ऊपर उसका ध्यान गया। और जब वो अपने रजिस्टर में अपनी एंट्रीज पूरी कर रहा था, तब वो बार बार सामने खड़ी उस पार्किंग लॉट में लाल रंग की माजदा के बारे में सोच रहा था कि आखिर यहाँ पर कितने दिनों से खड़ी है। सो उसने अपने पेज को वापस पलटे और देखने लगा कि उसने इस लाल रंग की माजदा की एंट्री अपने रजिस्टर के अंदर कब करी थी। सो सभी एंट्रीज देखने के बाद उसको पता चला कि उसने इस गाड़ी का नंबर तकरीबन 4 दिनों पहले यहाँ एंटर किया था और इसके अंदर 2 लोग बैठकर यहाँ आए थे और इन्होंने कहा था कि हमें एक रात के लिए इस नेशनल पार्क के रेटलस्नेक कैनन ट्रेल का परमिट चाहिए है। अब ये रेटलस्नेक कैनन ट्रेल क्या है तो मैं आपको बता दूं कि इस कार्ल्सबैड कार्वन्स नेशनल पार्क के अंदर बहुत सारे इलाके बने हुए हैं और इस पूरे नेशनल पार्क का सबसे आइसोलेटेड, सबसे दूरस्थ इलाका है ये रेटलस्नेक कैनन ट्रेल। ये बिल्कुल अलग थलग है और बहुत बड़े इलाके में, बहुत बड़े रेगिस्तानी इलाके के अंदर ये पूरा रेटलस्नेक कैनन ट्रेल फैला हुआ है और इसके अंदर लोग आकर अपनी कैंपिंग करते हैं, रातें बिताते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। आमतौर पर ये नेशनल पार्क वाले लोग यहाँ पर किसी भी टूरिस्ट को सिर्फ एक रात की ही कैंपिंग करने की परमिशन देते हैं और वो भी उनसे पूरा फॉर्म वगैरह लिखवा लेते हैं कि कुछ भी हुआ तो उसके आप जिम्मेदार हो, यहाँ कोई भी जंगली जानवर आया तो भी उसके आप जिम्मेदार हो, हम आपकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। सो उसको याद आया कि यहाँ 2 लड़के आए थे जिन्होंने एक रात के लिए उस रेटलस्नेक कैनन ट्रेल के अंदर अपनी कैंपिंग करने की परमिशन उससे ली थी और अपनी गाड़ी खड़ी करके वो यहाँ से चले गए थे अंदर इस नेशनल पार्क में। सो अब लैंस को सामने खड़ी हुई इस गाड़ी को और अपने रजिस्टर में की हुई एंट्री को देखकर टेंशन होने लगी कि एक दिन का परमिट था, एक रात उनको वहाँ पर कैंपिंग करनी थी, बट अभी तो 4 रातें बीत चुकी हैं, ये दोनों लड़के अभी तक कैंपिंग करके वापस नहीं आए। एट द एंड लैंस को ये भी पता था कि ये बहुत नॉर्मल है, लोग परमिशन तो एक रात की लेते हैं बट वहाँ पर 2-2 3-3 दिन आराम से बिता देते हैं कैंपिंग करते करते और बाद में आते हैं और उनको एक्सक्यूज़ देते हैं कि हमारा मन लग गया था या फिर हम खो गए थे, हमको रास्ता नहीं मिला और जैसे में रास्ता मिला हम वापस आ गए। सो अलग अलग तरीके के एक्सक्यूज़ देते हैं लोग लैंस को आकर कि वो क्यों लेट हो गए वापस आने में। बट यहाँ पर लैंस इसलिए भी थोड़ा बहुत परेशान था कि अगर वो आज और नहीं आए अभी कुछ ही देर में, क्योंकि अब 4 दिन होने वाले थे, इतना तो कोई भी नहीं रुकता। सो वो परेशान इसलिए था कि अगर वो नहीं आया अभी कुछ ही देर में तो उसको खुद उठकर भरी दोपहरी के अंदर वहाँ जाना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा कि आखिर ये दोनों लड़के कहाँ पर हैं और इनको सेफली यहाँ से बाहर भी निकालना है। कुछ देर तक और इंतज़ार करने के बाद उसने अपने एक और साथी गार्ड को बुलाया और कहा कि देखो ये 2 लड़के अभी तक वापस नहीं आए हैं और उनकी गाड़ी भी अभी पार्किंग में ही खड़ी है, इसलिए हमें इनको रेटलस्नेक कैनन ट्रेल के अंदर जाकर ढूंढना पड़ेगा। सो तुम मेरे साथ चलो। सो वो गार्ड और लैंस ने अपना ऑफिस को लॉक किया और ये दोनों लोग अब सीधा रेटलस्नेक कैनन ट्रेल की तरफ पैदल ही निकल पड़े, क्योंकि इनको पैदल ही अब इन दोनों लड़कों को ढूंढना था। सो जैसे ही आगे बढ़ते बढ़ते उस ट्रेल की तरफ गए और तकरीबन ये 1 किलोमीटर के आसपास ही चले थे अभी, और उनको सामने एक हरे और लाल रंग का टेंट जो कि नीचे बना हुआ था, सो वो टेंट दिखा और इन दोनों के चेहरे पर हंसी आ गई। चलो ये तो बहुत जल्दी मिल गए, शुगर है इनको आगे और जाना नहीं पड़ा, अब जाकर देख लेते हैं कि आखिर ये लोग अभी तक वापस क्यों नहीं आए। सो जैसे ये दोनों उस टेंट के पास पहुंचे, इनके नाक के अंदर एक भयंकर जलने की स्मेल आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे इस टेंट के आसपास किसी ने कुछ बहुत भयंकर केमिकल्स को जला रखा और उन्हीं की वो स्मेल इनके नाक को अंदर से जला रही थी। बट जैसे ही अपना नाक बंद करते हुए ये दोनों लोग उस टेंट के पास गए और जैसे ही उस टेंट के पास पहुंचकर उसको खड़े होकर देखने लगे, क्योंकि वो टेंट अभी भी आगे से बंद था, मतलब कि उसकी चैन बंद करके रखी गई थी। सो जैसे ही उस टेंट के पास पहुंचे, अंदर से इन दोनों को उस टेंट से आवाज़ें आ रही थी और अंदर कोई चीज़ हिल डुल रही है, जिसका मतलब साफ ये था कि अंदर इस टेंट में कोई मौजूद है।
बट इस टेंट के अंदर जो भी कोई था, इन दोनों को ही, यानी कि जो लेंस और वो गार्ड खड़े थे बाहरी स्टैंड के, इन दोनों को ही अंदर आवाज़ लगाने से डर लग रहा था, क्योंकि इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी कि हो सकता है अंदर कोई जंगली जानवर हो जो टेंट के अंदर बैठा हुआ हो। बट फिर भी लेंस ने हिम्मत करी, ये सोचकर कि अगर जंगली जानवर होता तो वो चैन को तो बंद नहीं कर सकते, तो कोई इंसान ही करेगा। सो उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई। उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसने चैन का वो हुक पकड़ा और बहुत ज़ोर से उसका चैन खोलकर उसका वो फ्लैप हटाया, और अंदर जो चीज़ उसको दिखी, लिटरली माइंड में उसके बहुत बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी सी बन गई कि आखिर जो वो चीज़ देख रहा है क्या वो सच में पॉसिबल है। सो 3 दिन पहले, यानी कि 5 अगस्त 1999 की सुबह सुबह, डेविड कॉफिन, जो कि इस टेंट के अंदर आराम से अपने स्लीपिंग बैग के अंदर सो रहा था। असल में डेविड कॉफिन यहाँ पर कैंपिंग के लिए आया हुआ था अपने दोस्त रैफी कॉटकिन के साथ। अब ये रैफी और कॉटकिन, ये वही 2 लड़के थे जो अपनी लाल रंग की माज़दा लेकर उस पार्किंग लॉट में पहुंचे थे, और उन्होंने वो पेपर वर्क सारा वो पूरा किया। लेंस को अपना वो फॉर्म सबमिट किया कि इनको एक रात के लिए रेटल्स ने कैनन ट्रेल के अंदर कैंपिंग करनी है और इनको परमिशन दिया जाए। लेंस ने वो परमिशन दी और ये दोनों लोग अपना टेंट का सारा तामझाम उठाकर इस जगह पर पहुंच चुके थे। सो 4 तारीख की शाम को इन लोगों ने अपना सारा तामझाम सेट किया, और 5 की सुबह सुबह जैसे ही डेविड कॉफिन उठा, उसने अपने स्लीपिंग बैग की भी वो चैन खोली, क्योंकि रात को वो स्लीपिंग बैग के अंदर ही दोनों लड़के सोए थे। सो जैसे उसने अपनी चैन खोली, उसने बाहर की तरफ नज़ारा देखा। उसके चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल, क्योंकि सामने कैंप के बाहर बैठकर रैफी कुकिंग कर रहा था, उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। ये दोनों ही लड़के यहाँ से तकरीबन 2000 मील दूर बॉस्टन से निकले थे, और इनका डेस्टिनेशन था कैलिफोर्निया में मौजूद इनकी यूनिवर्सिटी, और वहीं पर जाकर इनको अब अपना नया एडमिशन भी लेना था। बट जैसे ये दोनों लड़के अपने घर से बाहर निकले 6 दिनों पहले, बीच में रुकते रुकते इनका प्लान बन गया कि क्यों ना वो कार्ल्सबैड कार्मेल्स नेशनल पार्क के अंदर कुछ टाइम कैंपिंग वगैरह कर लें, और ये उनके लिए एक लाइफ टाइम ट्रिप होगा, और उनके रास्ते में भी पड़ रहा है, सो उनको ज़्यादा कुछ ट्रैवल भी नहीं करना पड़ेगा। सो दोनों ने हाँ किया, और दोनों का प्लान अब सक्सेसफुल होने वाला था, क्योंकि ये अपनी लाल रंग की माज़दा लेकर 4 तारीख की ही शाम को इस नेशनल पार्क में पहुंच चुके थे। उन्होंने वहीं पर अपनी पार्किंग करी, जाकर लैंड से मिले, और वो पेपर वर्क फिल करके अब यहाँ पर कैंपिंग करने वाले थे। और जिस टाइम पर डेविड और रैफी ये दोनों फॉर्म फिल कर रहे थे, उस टाइम पर लैंस ने इन दोनों को बताया था कि देखो, तुम वहाँ कैंपिंग के लिए तो जा रहे हो, बट तुम्हारे पास पानी पूरा होना चाहिए, कम से कम 1 गैलन पानी तुमको पूरे दिन में वहाँ कंज्यूम करना है, तभी तुम्हारा शरीर हाइड्रेट रहेगा। और ये चीज़ लिटरली इन दोनों लड़कों ने इग्नोर कर दी। सो वो फॉर्म फिल करके बजाय 2 गैलन पानी अपने साथ लेने के, इन्होंने जस्ट 16 बॉटल्स पानी के अपने साथ ली, और ये लोग वहाँ से निकलकर सीधा यहाँ पर कैंपिंग करने आ चुके थे, जो कि तकरीबन 5 गुना कम। और ये लोग वहां से निकलकर सीधा यहाँ पर कैंपिंग करने आ चुके थे, जो कि तकरीबन 5 गुना कम था जो इनको प्रिस्क्रिप्शन ही लगाया था। सो अगर इनको पानी की ज़रूरत पड़ी तो ये उसी रास्ते से ऊपर चढ़कर वापस अपनी गाड़ी से जाकर पानी वानी ले आएंगे और उसको यूज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो 5 तारीख की सुबह उठते ही डेविड ने अपने साइड में रखी हुई बोतल पानी की उठाई, जो कि रात को ही आधी से ज़्यादा खाली हो चुकी थी, और बचा कुचा पानी उसने सुबह उठते ही पी लिया, और बाहर निकलकर राफ़ी से बात करने लगा कि यार राफ़ी, हमारे पास पानी तो बहुत ज़्यादा कम है, अभी हमें हाइकिंग पर भी जाना है थोड़ी सी और आगे, और वापस भी आना है अपने कैंप के ऊपर। सो आई थिंक हम यहाँ से निकलने से पहले गाड़ी में जाकर वापस पानी वानी ले लेना चाहिए, ताकि आगे हमें कोई दिक्कत ना हो। सो इन दोनों का प्लान बहुत अच्छा था, तो जल्दी से इन्होंने अपना वो नाश्ता कंप्लीट किया और वापस अपना सारा तामझाम पैक करके हाइकिंग पर जाने से पहले ये दोनों वापस पार्किंग लॉट की तरफ जाने लगे, ताकि अपना पानी अपनी गाड़ी में से निकाल सके। पार्किंग लॉट की तरफ जाते जाते इन लोगों ने अपने वो साइंस भी देखे, जो इन्होंने पत्थरों को रख रख कर आते टाइम बनाए थे, ताकि इनको वो रास्ता याद रहे, क्योंकि रेगिस्तान में आपको पता है सब चीज़ें एक जैसी दिखती हैं, चाहे आप 1 किलोमीटर दूर क्यों ना हो, 2 किलोमीटर दूर क्यों ना हो, जिस रास्ते से आप आए हैं, अगर आपने वहाँ पर निशान वगैरह नहीं बनाया आते टाइम पर, तो आप वो रास्ता वापस नहीं पकड़ सकते, क्योंकि सब कुछ एक जैसा है, चारों तरफ सीन एक जैसा दिखेगा और आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। सो आते टाइम इन लोगों ने पत्थर से मार्किंग की थी, और वापस पानी लेने के लिए जाते टाइम भी इन लोगों ने उसी मार्किंग को फॉलो करना शुरू किया, ताकि वो पार्किंग लॉट तक पहुंच सके। बट आने वाले तकरीबन 9 घंटे तक चलने के बाद भी इन लोगों को ना तो कोई पार्किंग लॉट दिखा, ना ही इनकी कोई गाड़ी दिखी, ना ही पार्किंग लॉट आसपास होने का कोई साइन दिखा, ना ही कोई साइन बोर्ड दिखा कि जो इनको बता सके ये एक्चुअल में आखिर हैं कहाँ पर। सो 3 घंटे तक इतनी भारी दोपहरी में चलने के बाद, क्योंकि रेगिस्तान में बहुत जल्दी ही टेम्परेचर बढ़ जाता है सुबह सुबह ही, तो इतनी भरी गर्मी में 3 घंटे तक चलने के बाद वो भी सामान अपने कंधे पर लाद कर, इन लोगों को टेंशन होने लगी कि आखिर वो सही रास्ते पर हैं या नहीं।
क्योंकि अब जो वो मार्किंग करते हुए आए थे जिस रास्ते से, वो मार्किंग भी हम इनको आसपास नहीं दिखाई दे रही। सो ऑब्वियस सी बात है वो गलत रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। सो इन लोगों ने अपने बैग के अंदर रखा हुआ वो टोपोग्राफिकल मैप निकाला देखने के लिए कि आखिर वो हैं किस जगह पर। बट यहाँ दिक्कत ये थी कि इन दोनों के पास वो मैप तो था टोपोग्राफिकल, लेकिन इन दोनों में से किसी को टोपोग्राफिकल मैप पढ़ना ही नहीं आता, ना ही उनको वो समझ आ रहा था कि आखिर इसको देखें तो देखें किस जगह से, और वो एक्चुअल में अभी खुद किस जगह पर हैं। अभी तक भी इन लोगों ने कोई पैनिक नहीं किया। ये दोनों खुद को किसी तरीके से शांत कर रहे थे, एक दूसरे को समझा रहे थे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम पार्किंग लॉट के बहुत आसपास ही हैं, बस हमें वो दिखाई नहीं दे रहा। अगर हम चलते चलते किसी ऊंची जगह पर जाएं तो हम वहां पर खड़े होकर देख सकते हैं कि आखिर हम कहां पर हैं और हमारा वो पार्किंग लॉट कहां पर है। सो इन लोगों ने आसपास ऊंची जगह देखनी शुरू की, बट आसपास बड़े बड़े पत्थरों के अलावा कोई ऊंची जगह थी नहीं। सो इनको पता था कि अगर ये ऐसे ही चलते रहे तो ऑब्वियसली इनके शरीर की एनर्जी खत्म हो जाएगी, इनको पानी की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। सो क्यों ना थोड़ी देर रेस्ट कर लिया जाए और उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है। सो इन लोगों ने एक पत्थर के साइड में ही अपना सारा तामझाम वहीं रखा और उसी के सारे पीछे कमर लगाकर बैठ चुके थे और आपस में बात करने लगे कि राफी अब क्या करें, डेविड अब क्या करें। बातें करते करते इन लोगों का ध्यान ऊपर आसमान की तरफ गया, जो कि अभी तक बहुत बहुत तेज धूप थी। अब एकदम से ऊपर बहुत सारे बादल आने लगे और बादल आते आते एक बहुत बड़ा तूफान भी आया और उसमें बहुत तेज बारिश होने लगी। अब जैसे ही वो बारिश होने लगी इनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला कि चलो पानी तो यहाँ से इस बारिश से हम ले लेंगे, इसी में पी लेंगे, बट आगे क्या करना है। सो जैसे ही वो बारिश होने लगी इन लोगों ने भी बोतल का ढक्कन खोलकर बारिश के नीचे उसको इकट्ठे करना शुरू किया पानी को, और खुद भी अपना मुंह खोलकर ऊपर की तरफ आसमान से वो पानी पीने लगे जो भी ऊपर से टपक रहा था, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर भी कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पी भी सकें, क्योंकि आने वाले टाइम तक उनको कोई अंदाज़ा नहीं था कि उनको अपना पानी कब मिलेगा। जैसे ही वो तूफान रुका उसके बाद दोनों ने वापस अपना तामझाम सारा पैक किया, अपने कंधे पर अपने बैग्स लाद कर वापस से निकल पड़े, क्योंकि इन दोनों ने फैसला लिया था कि हमें यहाँ पर बैठकर कुछ नहीं मिलने वाला, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा और उस पार्किंग लॉट को ढूंढना पड़ेगा, उसी के अंदर हमारी सारी सप्लाईज मौजूद हैं। सो पूरा दिन ये दोनों लड़के एक ही डायरेक्शन में चलते रहे, इनके अकॉर्डिंग ये एक ही डायरेक्शन में चल रहे थे। चलते चलते रात हो गई और रात होते ही फाइनली जब अंधेरा हुआ इन दोनों को समझ आ गया कि इनको यहीं कहीं अपना कैंप दोबारा से लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो रात के टाइम रेटलस्नेक कैनन के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकते। सो रात होते इन लोगों ने अपने बैग्स वापस उतारे, बैग को खोला, उसके अंदर से कैंप वगैरह सेटअप किया और जो भी बचा कुचा खाना था उसी को अभी आग जलाकर उसको गर्म करने लगे, और जो थोड़ा बहुत पानी था उसी से उन्होंने वो खाना पका भी लिया। खाना खाने के बाद इन लोगों ने वापस अपना स्लीपिंग बैग निकाला और अपने कैंप के अंदर जाकर स्लीपिंग बैग की चैन को ऊपर तक करके आराम से सोने की कोशिश कर रहे थे। बट दोनों को पता था कि दोनों को ही नींद नहीं आने वाली, माइंड में बहुत ज़्यादा टेंशन थी। सो राफ़ी और डेविड आपस में बात करने लगे कि कोई दिक्कत नहीं, एक दूसरे को समझा रहे थे कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक दिन का परमिट था, अगर हम एक दिन में यानी कि एक रात कैंपिंग करने के बाद अगले दिन वापस नहीं पहुँचे उन लोगों के पास तो वो हमें ढूंढना शुरू कर देंगे, और अब दूसरी रात है, मतलब उन लोगों को हमारी टेंशन होनी शुरू हो गई होगी और अब तक तो उन्होंने हमको ढूंढना शुरू भी कर दिया होगा। ये बातें वो लोग कर ही रहे थे, तभी राफ़ी ने डेविड को कहा कि डेविड एक काम करो, आगे से अपनी वो चैन बंद कर दो एक बार उठ के, मुझे अभी नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। सो जैसे ही डेविड उठा वो चैन बंद करने के लिए अपने कैंप की, बट चैन बंद करने से पहले उसको सामने का एक नज़ारा दिखाई दिया और बहुत दूर रेगिस्तान में एक गाड़ी रोड के ऊपर से चलती हुई जा रही थी। और जैसे ये चीज़ डेविड ने देखी उसने तुरंत राफ़ी को उठाया, राफ़ी जल्दी बाहर देखो, वो देखो सामने रोड मौजूद है वहाँ पर और वो गाड़ी वहाँ से जा रही है। ऐसे इन दोनों को दिखा, जिसका मतलब था कि ये लोग गुम नहीं हुए, वो इस रोड पर जाकर कहीं ना कहीं मदद ले सकते हैं। सो इन दोनों ने तुरंत अपने उस कैंप की चैन को बंद किया, अपने स्लीपिंग बैग की चैन को बंद किया और ये फैसला किया कि सुबह होते ही जल्दी यहाँ से निकलेंगे, ताकि धूप होने से पहले वो यहाँ इस रोड तक पहुँच सके और वहाँ जाकर मदद मांग सके। ये दोनों बहुत खुश, इन दोनों ने चैन को बंद किया और आराम से सो चुके थे। सुबह जल्दी उठते ही सामान पैक करना शुरू किया, बट राफ़ी ने डेविड को कहा कि देखो डेविड, हमें अपना सामान सारा यहीं पर छोड़कर जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है उस तरफ रोड है, वहाँ हमें हेल्प मिल जाएगी, लेकिन हमें हमारा सामान यहीं पर छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर कोई पार्क रेंजर हमें ढूंढता हुआ यहाँ तक आया, कोई भी गार्ड यहाँ तक आया, तो उसे पता होना चाहिए कि हमारे साथ क्या हुआ है और हम आखिर हैं कहाँ पर। सो इन लोगों ने अपने पेन नोटबुक निकाली, उसके ऊपर सारी डिटेल लिखनी शुरू कर दी, पिछली रात और पिछले दिन उनके साथ क्या कुछ हुआ। सो सारी चीज़ें लिखने के बाद इन लोगों ने अपने आगे का प्लान भी लिखा कि उनको वहां पर एक गाड़ी जाती हुई दिखाई दी थी उस डायरेक्शन में। इन लोगों ने एक तीर भी बनाया पत्थरों से बाहर की तरफ उस कैंप के। सो इन लोगों ने एक तीर भी बनाया और कहा कि हम इस डायरेक्शन में हमें जाते हुए एक गाड़ी दिखाई दी थी और अब हम इसी को फॉलो करते हुए उस गाड़ी को देखने जा रहे हैं। वहां पर कोई रोड होगा तो हमारी मदद हो जाएगी, हमारे पास ना ही खाना है ना ही पानी है, हमें सारा सामान यहीं पर छोड़ कर जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें लिखने के बाद, अपना वो तीर का निशान बनाने के बाद, ये दोनों लोग खाली हाथ, बिल्कुल खाली हाथ उस रोड की डायरेक्शन में जाने लगे जो कि इनको रात को दिखाई दिया था, जहां से वो गाड़ी निकल रही थी। चलते चलते अब इनको कुछ ही घंटे हुए थे, बट इन लोगों को समझ आ चुका था कि रात को वो रोड जितना इनको क्लोज दिखाई दे रहा था
वो एक्चुअल में इतना क्लोज नहीं है, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम से चल रहे हैं, लेकिन अभी तक भी उनको कोई रोड दिखाई नहीं दिया, बल्कि बीच में काफी सारे और भी पहाड़ आ गए हैं। बट तकरीबन दोपहर के 3 बज चुके थे और अब उनके सामने एक इतना बड़ा पहाड़ था, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, खड़ी दीवार जैसा पहाड़ वो, और ये पहाड़ उनको क्रॉस करना था ताकि वो उस रोड तक पहुंच सके। अब आप सोच कर देखिए, ये लोग सुबह से चल रहे हैं बिना कुछ खाए पिए, इनके पास कोई खाना पानी नहीं है, इनके पास कोई सामान भी नहीं है, क्योंकि सारा सामान हाइकिंग का पीछे छोड़ कर आए हैं। ये बिल्कुल खाली हाथ हैं और इनको ये पहाड़ चढ़ना है ताकि वो रोड क्रॉस कर सकें। ऑब्वियसली किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी, लेकिन इन दोनों ने फिर भी हिम्मत करी। ये लोग अपना पूरा जोर लगाकर उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे, कोशिश करने लगे कि किसी तरीके से वो ऊपर चढ़ जाएं ताकि उनको वो रोड दिख सके और वो रोड पर जाकर किसी तरीके से मदद ले सके। तकरीबन 1.5 घंटे की मेहनत करने के बाद फाइनली ये लोग उस पहाड़ के ऊपर चढ़ चुके थे, बिना किसी सामान के, बिना कुछ खाए पिए। और जैसे ये लोग ऊपर चढ़े, इनको बहुत ज़्यादा राहत भी महसूस हुई कि फाइनली अब उनको वो रोड दिख जाएगा। और जैसे वो ऊपर चढ़कर इधर उधर देखने लगे, उस रोड को ढूंढने लगे, लेकिन आसपास कोई रोड मौजूद ही नहीं था। सो ये चीज़ ऑब्वियसली दोनों के लिए बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाली थी कि लोग सुबह से इतनी मेहनत करते हुए चलते हुए यहाँ तक आए हैं, इन्होंने पहाड़ क्रॉस किए, अब ये इतना बड़ा वाला पहाड़ इसको चढ़ा सिर्फ रोड देखने के लिए, बट इनको आसपास कोई भी रोड दिखाई नहीं दे रही। अगर यहाँ पर कोई रोड नहीं है तो पिछली रात उनको वो हेडलाइट क्या दिखाई दी थी? तब इनको याद आया कि हो सकता है ये कोई मृग तृष्णा हो। आपको पता होगा, इल्यूजन, रेगिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स होते हैं। जैसे कि कोई भी वहाँ थका हारा व्यक्ति हो जो चलता जा रहा हो अकेला रेगिस्तान में, तो उसको सामने की तरफ कहीं ना कहीं उनको पानी का तालाब दिखाई देता है और उसको ऐसा लगता है कि वो भाग कर जाएगा तो वो तुरंत यहाँ से पानी पी लेगा। लेकिन जब वो एक्चुअल में उस जगह पर जाता है तो वहाँ कोई तालाब होता ही नहीं पानी का, वहाँ सिर्फ रेत होती है, वो भी रेगिस्तान की। सो एक्चुअल में इनके साथ भी यही हुआ था। इस मृग तृष्णा की वजह से ये लोग इस पहाड़ तक पहुंचे, इतनी मेहनत करी, बट यहाँ आसपास कोई भी रोड मौजूद नहीं थी। इन दोनों ने ऊपर आसमान की तरफ देखा, क्योंकि इनको ऊपर से फड़फड़ाने की आवाज़ें आ रही थी, और ये फड़फड़ाने की आवाज़ें किसी और की नहीं बल्कि चील और गिद्ध ऊपर झुंड बनाकर इन लोगों के ऊपर उड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि वो पक्षी वेट कर रहे थे कि कब ये दोनों मरे और वो इनको खा सकें। लिटरली ये चीज़ उनको फील हो रही थी कि सामने वाले ये जो ऊपर गिद्ध और ये चील उड़ रहे हैं, ये इनके मरने का वेट कर रहे हैं। बट इन दोनों ने इनको इग्नोर किया और राफी ने डेविड को कहा कि डेविड देखो, हमें आई थिंक थोड़ा और आगे की तरफ चलना चाहिए, क्या पता पास में कोई रोड हो, हमें यहाँ से ना दिख रही हो, किसी वो जगह पर छुपी हुई हो और ऊपर से ना विजिबल हो। सो हमें आगे की तरफ चलना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए आगे तक जाने की, ताकि हमारी जान बच सके। सो डेविड और राफी दोबारा से खड़े हुए, वहां पर कुछ देर इंतजार करने के बाद आगे की तरफ दोबारा से चलने लगे। अब लिटरली दोबारा से शाम होने वाली थी, लेकिन अभी तक उनको कोई भी रोड दिखाई नहीं दिया। डेविड ने राफी को रोका, राफी बस बहुत हुआ, अब यहीं पे रुक जाओ, मुझसे और ज़्यादा नहीं चला जा रहा, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। हमें यहाँ से वापस अपने कैंप पर भी जाना है, उसमें भी बहुत टाइम लगेगा। अब रेगिस्तान के अंदर रात को ठंड भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और ये चीज़ उनको पता थी कि अगर उनको रात खुले में बितानी पड़ गई तो सुबह तक उनको हाइपोथर्मिया हो जाएगा और उनकी जान जाना लगभग तय है। सो डेविड ने राफी को समझाया और ये दोनों लोग वापस वहाँ से मुड़े और वापस अपने उसी डायरेक्शन में जाने लगे जहाँ पर इन्होंने वो कैंप लगाया था। जाते जाते डेविड राफी को ये भी समझा रहा था कि हो सकता है अभी तक पार्क रेंजर्स हमारे कैंप में पहुंच चुके हों हमको ढूंढते हुए, वो हमारे लिए वहीं पर वेट कर रहे होंगे या फिर हमारे साइड आ रहे होंगे, हमको बीच में भी मिल सकते हैं। सो हमें बिना टाइम गवाए तेज़ी से चलना चाहिए अपने कैंप की तरफ, कोई उनको ढूंढ रहा है। इस होप में इन दोनों ने बहुत तेज़ी से भागना शुरू किया, अपनी बची कुची हिम्मत सारी जुटाई, क्योंकि इनको लग रहा था कि ये लिटरली पक्का हो चुके थे कि कैंप के ऊपर इनका कोई वेट कर रहा होगा। सो ये बहुत तेज़ी से भागते हुए आधी रात के आसपास वापस अपने कैंप पर पहुंचे, बट वहाँ पर कोई भी नहीं था। और जब इनको महसूस हुआ कि यहाँ उनकी कोई भी वेट नहीं कर रहा, यहाँ उनके लिए कोई भी नहीं खड़ा, इस पॉइंट पर डेविड और राफी दोनों ही टूट चुके थे, बिल्कुल टूट चुके थे। इन लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी कि कोई उनको बचाने के लिए भी यहाँ पर आएगा। 7 अगस्त 1999 की सुबह हो चुकी थी और सुबह जैसे ही हुई इन दोनों ने वापस अपने होश संभाला। इन दोनों के शरीर पर बिल्कुल लिटरली दिख रहा था कि सारी स्किन सूख चुकी है, और डेविड, जिसको भयंकर पेट दर्द हो रहा था क्योंकि उसने पिछली रात बहुत सारे कैक्टस खा लिए थे, उसके कांटे निकाल कर सीधा कच्चे कैक्टस ही वो खा गया, जिससे ऑब्वियसली उसको फूड पॉइजनिंग हो गई और उसका पेट बहुत तेज़ी से दुख रहा था। दूसरी तरफ राफी, जो अपना ही पेशाब बार बार उसको पी रहा था, जैसे ही उसको पेशाब आता वो तुरंत अपना ग्लास नीचे लगा लेता और उसी ग्लास के अंदर पेशाब को इकट्ठा करके पी जाता। बेचारा राफी एक इन्फिनिटी लूप में फंस चुका था, ऊपर से डाला, नीचे से निकाला, वापस इकट्ठा किया, ऊपर से डाला। अब इसी चक्कर में उसको भी अंदर ऑब्वियसली इन्फेक्शन हो चुका था, उसके भी लिवर में दर्द हो रहा था। सो इस पॉइंट पर दोनों ये समझ चुके थे कि ये दोनों इस कैंप को छोड़कर कहीं भी जाने की हालत के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है।
वो यहाँ से लिटरली 100 मीटर भी नहीं चल सकते क्योंकि किसी के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। दोनों की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। इनको जस्ट वेट करना पड़ेगा किसी तरीके से इनके रेस्क्यू के आने का, और वेट करने तक इनको जिंदा भी रहना है ताकि जो रेस्क्यू करने वाले आए तो उनको ये दोनों लाशें नहीं बल्कि जिंदा मिले। सुबह सुबह ही अपने घुटने के ऊपर हाथ रखकर आराम से बैठ चुके थे। सोचने लगे कि आखिर इनको आने वाले दिन में यानी कि आज का जो 7 अगस्त का दिन है आज क्या करना है, बट इनके माइंड में कुछ भी आइडिया नहीं आया। लेकिन फाइनली राफी ने बताया कि हम कम से कम एक SOS सिग्नल तो बता सकते हैं, हेल्प का सिग्नल, इमरजेंसी का सिग्नल, जो कि यूनिवर्सल समझा जाता है। आप किसी भी इलाके में हो, कहीं भी हो, आप मुसीबत में फंस जाएं तो किसी भी तरीके से पत्थरों से या फिर आग से या फिर किसी भी तरीके से SOS लिख दीजिए कहीं पर भी बड़ा बड़ा, जो कि दूर से लोगों को दिखे और लोग समझ जाएंगे कि आप किसी मुसीबत में हैं। सो इन दोनों ने फाइनली सोचा कि हम पत्थरों से एक बहुत बड़ा SOS बना देते हैं ताकि लोग हमें देखें तो वो समझ जाएं, ऊपर से भी देखने वाले समझ जाएं कि हमें मदद की ज़रूरत है। सो ये दोनों बाहर निकले अपने टेंट से, दूर दूर से पत्थरों को इकट्ठा कर करके यहाँ S बनाने लगे। लेकिन इन दोनों के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि पूरा सिग्नल तो बना सकें। इन लोगों ने जितने भी पत्थर इकट्ठे किए उससे पूरा पहला S और आधा O ही बना पाए। आगे का आधा O और पूरा S जो आने वाला था वो नहीं बना इनसे, इनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी। सो ये दोनों वापस अपने कैंप में आकर आराम से बैठ गए। वेट करने लगे कि कोई आधा SOS देखकर ही इनकी मदद करने के लिए आ जाए। सिग्नल ना पूरा होने की टेंशन में राफी ने अपने बैग्स, जो कि जिसके अंदर वो सामान भर भर कर रख रहा था अपना, वो सारे बैग्स उठाने शुरू किए और एक एक करके उनके अंदर आग लगा लगा कर उसने बाहर फेंकना शुरू किया अपने कैंप से, ताकि उसके अंदर से जो काला धुआं उठेगा वो दूर तक दिखाई देगा और अगर ऊपर से भी कोई उड़ रहा हो तो वो भी उसको देखकर यहाँ उनकी मदद करने आ सकता है। पर जितने भी वो बैग्स जला जला कर इन लोगों ने फेंके थे वो जल्दी बैग्स भी सभी बुझ गए उनकी आग, जिसके बाद इन दोनों ने अपने अपने स्लीपिंग बैग्स के अंदर आग लगाई और वो आग लगाकर स्लीपिंग बैग्स बाहर की तरफ फेंके ताकि ये कुछ टाइम तक जले और इनसे उठने वाला धुआं दूर लोगों तक दिखाई दे और लोग उनकी मदद करने के लिए आ जाएं। अब काफ़ी सारा इन्होंने प्लास्टिक जलाया था और उसी की अब भयंकर स्मेल इनके चारों तरफ फैल भी चुकी थी। 7 तारीख की दोपहर हो चुकी थी और अभी तक इनको बचाने के लिए कोई रेस्क्यू अभियान नहीं आया। इसके अलावा इनके पास अब कुछ जलाने के लिए भी नहीं बचा। सो फाइनली ये दोनों जस्ट अपने उसी खाली टेंट के अंदर आराम से लेट चुके थे, बट जैसे ही ये लेटे इनको नीचे टेंट के नीचे काफ़ी ठंडे ठंडे पत्थर महसूस हो रहे थे जो कि काफ़ी देर से छाया के अंदर थे और उस भयंकर धूप से वो बचे हुए थे। सो इन लोगों ने नीचे से अपने टेंट को काटा और उस टेंट के कपड़े को उखाड़कर वो जो नीचे लूज पत्थर पड़े हुए थे जो ठंडे ठंडे लग रहे थे उनके ऊपर अपना शरीर रखकर आराम से बैठ गए ताकि थोड़ी तो राहत मिले। नीचे लेटे लेटे इन डेव ने अपनी नोटबुक उठाई, वही नोटबुक जिसके अंदर उसने वो पूरा जर्नल लिखा था कि वो उस रोड के पास जा रहे हैं, उनको वो गाड़ी दिखाई दी थी उस रात में, वो सारा कुछ उसने जो लिखा था उसी नोटबुक के सबसे फ्रंट पेज के ऊपर उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए डेवी न्यूज़ के अंदर लिखा कि उसे पता है अब उसका अंत नज़दीक है, वो यहीं इसी तरह मर जाएगा। वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो उसको अंतिम बाय बोलना चाह रहा था और यही सेम काम राफी ने भी किया अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। वो बस यही चाह रहा था कि अंत में उसका शरीर कोई गिद्ध या फिर चील वगैरह आकर ना खाए, उसके परिवार तक उसकी लाश को पहुंचाया जाए जिससे उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। शाम होते ही जैसे ही वो धूप ढली, अब धीरे धीरे ठंडक होने लगी थी उस रेगिस्तान के अंदर। ये दोनों लोग अपने टेंट से बाहर निकले, बाहर आकर बैठे और एक दूसरे से बातें करने लगे। दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके थे, इनफैक्ट डेव तो रोने लगा और इस कॉन्वर्सेशन के बाद ही एक ऐसा डिसीजन लिया गया, एक ऐसा डिसीजन इनको लेना पड़ा जो ना तो इससे पहले कभी लिया गया था और ना ही इसके बाद कभी लिया जाएगा। सो अगले दिन यानी कि 8 अगस्त 1999 के दोपहर के टाइम पर 1 बजे के आसपास जब लैंस मैडसन अपने ऑफिस के अंदर बैठकर सामने पार्किंग लॉट में देख रहा था कि लाल रंग की वो माज़दा यहाँ खड़ी है और इसको 3-4 दिन यहाँ खड़े हो गए हैं, और जब उसने रजिस्टर के अंदर उसकी एंट्री देखी तो वो समझ चुका था कि 4 दिन हो चुके हैं इसको यहाँ खड़े और ये दोनों लड़के अभी तक वापस नहीं आए। सो उसको टेंशन शुरू हुई। उसने अपने दूसरे साथी गार्ड को बुलाया और ये दोनों लोग मिलकर अब इस रैटल स्नेक कैनन ट्रेल के अंदर घुस चुके थे इन दोनों लड़कों को ढूंढने के लिए, यानी कि डेविड और राफी को ढूंढने के लिए। सो तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद इन दोनों को वो हरे और मैरून कलर का वो टेंट दिखाई दिया और जैसे ही ये दोनों उसके पास गए इनको बहुत ही तेज जलने की स्मेल आ रही थी।
ऑब्वियसली ये स्मेल जो राफ़ी ने बैग्स जलाए थे, जो स्लीपिंग बैग्स और उनके वो टांगने वाले बैग्स थे, वो पिट्ठू बैग, वो सारे जलाने की वजह से जो केमिकल स्मेल जो दूर तक आ रही थी, वही स्मेल ये लैंस मैडसन और उसके साथी के नाकों को जला रही थी। खैर, इस स्मेल को चीरते हुए दोनों आगे की तरफ गए और उन्होंने जैसे ही इस हरे और मैरून कलर के टेंट को देखा, इसके अंदर कुछ चीज़ थी जो हिल रही थी, बट इसके अंदर से बहुत गंदी बदबू भी आ रही थी। सो ऑब्वियसली अंदर कुछ हिलका डुलता देखकर लैंस मैडसन के मन में डर सा हो गया कि क्या पता कोई अंदर जंगली जानवर ना हो और वो उसके ऊपर हमला कर दे, बट अंदर देखना भी तो था कि आखिर अंदर है क्या। सो जैसे ही लैंस मैडसन मिल उसकी वो चेन खोली और उसको फ्लिप किया, अंदर कोई और नहीं बल्कि राफ़ी मौजूद था, जो कि नीचे लेटा हुआ था, सिर्फ अपने शॉर्ट्स पहनकर। उसके शरीर के ऊपर कोई और कपड़ा नहीं, काफ़ी सारे चोटों के निशान, इसके अलावा वो बिल्कुल मरने की कगार पर था। उसकी आंखें भी पूरी नहीं खुल रही थीं। सो जैसे ही लैंस मैडसन ने वो हटाया पर्दा, उसकी आंखें राफ़ी से मिली। राफ़ी ने अपनी बहुत ही धुंधली सी आंखें खोलकर देखा, सामने कोई इंसान मौजूद है। और राफ़ी का लिटरली, राफ़ी के मुंह से निकलने वाली पहली लाइन ये थी कि क्या तुम्हारे पास पीने के लिए पानी है। राफ़ी को पानी पिलाकर लैंस ने पूछा कि राफ़ी, तुम्हारे साथ एक और लड़का भी तो यहाँ पर आया था तुम्हारे साथ कैंपिंग करने के लिए, वो कहाँ पर है। तब राफ़ी ने नीचे लेटे लेटे ही बहुत ही हिलते डुलते हाथों में सामने की तरफ इशारा किया कि हाँ, उस कैंप के बाहर वाली उस दिशा में डेविड है। सो जैसे ही लैंस ने पीछे मुड़कर देखा, बट वहाँ पर कोई भी नहीं था, वहाँ सिर्फ क्लियर रेगिस्तान। सो दोबारा से लैंस ने पूछा कि क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारा जो साथी डेविड था वो उस तरफ है। राफ़ी ने हाँ में इशारा किया और दोबारा से कहा कि तुम उस तरफ जाओ, हिलते डुलते हाथों से, कि उस तरफ जाओ, वहाँ तुमको मेरा दोस्त मिलेगा। सो लैंस वहाँ से उठा, उसको पानी पिलाने के लिए दूसरा उसका जो साथी गार्ड था वो उसकी हेल्प कर रहा था राफ़ी की, बट लैंस वहाँ से उठकर उस डायरेक्शन में जाने लगा जिस तरफ इशारा किया था राफ़ी ने। वहाँ जाते जाते उसको बीच में एक बहुत ही अजीब सा पत्थरों का स्ट्रक्चर बना हुआ दिखाई दिया, जो कि ऑब्वियसली नेचुरल तो नहीं था, ये किसी इंसान ने बनाया था। कीप इन माइंड, ये SOS सिग्नल भी नहीं था, ये कुछ और था। सो लैंस ने उस पत्थरों के स्ट्रक्चर में से एक एक पत्थर हटाना शुरू किया और जैसे ही 3-4 पत्थर उसने हटाए, उसको नीचे डेव का चेहरा दिखाई दिया। जी हाँ, इन पत्थरों के नीचे कोई और नहीं बल्कि डेविड कॉफमन। पिछली रात जब ये दोनों आपस में बात कर रहे थे और इन दोनों ने अपने टेंट के अंदर घुसकर वो नोट्स वगैरह लिखे थे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, उसके बाद इन दोनों के बीच में एक ये तू मैं शुरू हो गई कि आखिर आगे हमें क्या करना है। ये दोनों किसी भी डिसीजन पर पहुंच ही नहीं पा रहे थे। दोनों बस यही कह रहे थे कि तुम्हारी गलती, तुम यहाँ पर आए, तुम अपने साथ पानी नहीं लेकर आए। डेविड कह रहा था कि मुझे ऐसे ही मरना पड़ेगा, कोई चील कौवे आके मेरी लाश को खा जाएंगे, मेरे परिवार वालों को मेरी लाश तक नहीं मिलेगी, हमारी मौत कैसी हुई ये किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसके अलावा हमारी डेथ बहुत ही स्लो एंड पेनफुल होने वाली है। ये चीज़ राफ़ी को भी पता थी कि उन दोनों की ही डेथ बहुत ज़्यादा स्लो और पेनफुल होगी, क्योंकि उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, वो धीरे धीरे डिहाइड्रेट होकर मर जाएंगे। सो इससे परेशान होकर डेविड ने अपनी शॉर्ट्स की जेब में रखा हुआ अपना चाकू निकाला, उसको खोला और अपने हाथ के ऊपर उसको रगड़ने लगा और बोल रहा था कि राफ़ी, मैं ऐसा नहीं मरना चाहता, मैं बिल्कुल भी वो स्लो एंड पेनफुल डेथ को टॉलरेट नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपना हाथ काट रहा हूँ ताकि मैं अभी मर जाऊँ। पर राफ़ी ने उसे रोकने की कोशिश करी कि नहीं डेविड, ऐसा मत करो, लेकिन डेविड ने उसकी एक ना सुनी। उसने कहा, राफ़ी देखो, मैं अपना हाथ नहीं काट रहा, मैंने चाकू रख दिया, लेकिन तुम इस चाकू को उठाओ, पहले तुम मेरा मर्डर कर दो और बाद में तुम्हारा भी कर लेना। जैसे ये बात राफ़ी ने सुनी, राफ़ी के माइंड में भी आ गया कि अब उस तरीके से मरना जो स्लो एंड पेनफुल डेथ होने वाली थी इनकी आने वाले टाइम में, उस तरीके से मरना तो यही अच्छा है कि दोनों एक दूसरे का मर्डर कर दें और बात यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। सो राफ़ी ने वो चाकू उठाया और फाइनली डेव ने अपनी टी-शर्ट को ऊपर किया और यहाँ साइड में जो पसलियाँ होती है, हमारी अस्ते पिंजर होता है, इस तरफ इशारा किया कि राफ़ी तुम यहाँ पर चाकू मारना, सामने नहीं या फिर गले में नहीं, यहाँ चाकू मारना। और फाइनली राफ़ी को पता था कि उसको ये करना पड़ेगा क्योंकि और कोई इलाज ही नहीं है। सो राफ़ी ने अपना वो चाकू उठाया और सीधा डेव के यहाँ रखकर उसको अंदर की तरफ दबाना शुरू कर दिया। बट राफ़ी के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो उस चाकू को घुसा पाए, पर फिर भी उसने अपना पूरा जोर लगाकर उस चाकू को वहीं पर अटका रखा और दूसरे हाथ से हथेली से उस चाकू के ऊपर मारना शुरू किया ताकि वो चाकू किसी तरीके से डेव के अंदर घुस जाए। डेव, जिसको अभी भयंकर पेन हो रहा है, सोचकर देखिए उसको चाकू वो इंटेंशनली अपना मर्डर करवा रहा था, बट दर्द के मारे वो बहुत ज़ोर से चिल्ला भी रहा है, लेकिन वो बार बार राफ़ी को कह रहा है कि राफ़ी तुम बिल्कुल भी रुकना मत, तुम इसको चाकू को जितना हो सके अंदर डालो, दोबारा से बाहर निकालो, दोबारा से अंदर डालो, मेरा मर्डर कर दो। सो राफ़ी ने भी उस चाकू को दोबारा से बाहर निकाला, दोबारा से अंदर डाला और फाइनली अब की बार जो राफ़ी ने चाकू डाला था वो चाकू पूरा का पूरा अंदर गया और सीधा जाकर देव के दिल के ऊपर लगा और उसका दिल वहीं पर कट चुका था।
जैसे ही दिल कटा, डेव ने राफ़ी की आंखों के सामने अपने प्राण त्याग दिए। और ज़्यादा दर्द ना हो, अब चूंकि डेव नीचे गिर चुका था, राफ़ी ने अपना हाथ डेव के मुंह पर रखा और उसके दिल के अंदर और ज़्यादा चाकू मारने लगा ताकि वो जल्दी से जल्दी मर जाए, उसको ज़िंदगी से छुटकारा मिले। अपने दोस्त डेव की जान लेने के बाद उसने उसके पैरों को पकड़ा और बाहर की तरफ खींचते हुए लेकर गया अपने टेंट से दूर, और अपनी जितनी भी हिम्मत उसकी बची हुई थी उसको इकट्ठा करके उसने वो सारे पत्थर इकट्ठा किए और अपने दोस्त की लाश को ढक दिया उन पत्थरों से, ताकि कोई भी चील कौवे इसकी लाश को ना उठा सके, ना खा सकें, ताकि बाद में अगर कभी कोई उनको ढूंढने आए तो कम से कम उसकी लाश तो मिल जाए। खैर, ये सारा काम करने के बाद राफ़ी वापस से अंदर अपने टेंट में आया और आके नीचे लेट गया, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत ही नहीं बची थी आगे कुछ करने की। राफ़ी अपना मर्डर करना चाह रहा था लेकिन उससे हो ही नहीं पा रहा था। उसने जस्ट वही तरीका चुना, स्लो एंड पेनफुल वाला, कि हाँ वो भी यहाँ मर जाएगा अपने दोस्त की तरह, लेकिन वो स्लो एंड पेनफुल डेथ मरेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो वेट करेगा अपने मरने की। सो वो जस्ट लेट गया। बट उसके कुछ घंटों बाद, यानी कि 8 तारीख को दोपहर के टाइम पर पार्क रेंजर लैंस मैटसन और साथ में उसका वो साथी गार्ड, ये दोनों यहाँ पर आए और उन्होंने जैसे वो पर्दा उठाया, अंदर राफ़ी लेटा हुआ था, वेट कर रहा था अपने मरने की। बट जैसे उसने सामने दोनों को देखा, उसने उनसे जस्ट पानी मांगा कि जिस जगह पर ये दोनों तड़प रहे थे अपनी ज़िंदगी के लिए, उस जगह से पार्किंग एरिया सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट की वॉकिंग पर था। जी हाँ, लिटरली 15 मिनट की वॉकिंग, सिर्फ 1.25 किलोमीटर दूर। बेशक राफ़ी का इलाज करवाने के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया अपने दोस्त डेव के मर्डर के आरोप में। मई 2011 में उसके ऊपर मर्डर के आरोप साबित भी हो गए, बट वो एंड तक यही कहता रहा कि मैंने डेव का मर्डर इसलिए किया क्योंकि डेव ने उसको ऐसा करने के लिए कहा था, वरना हम दोनों की मौत तय थी। मैं बच गया क्योंकि मुझे बचा लिया गया, अगर वो भी वेट करता तो वो भी बचा लिया जाता, बट उसने मर्डर करवाने की जल्दी करी। राफ़ी की ये बात कोर्ट ने नहीं बल्कि डेव की फैमिली ने समझी और डेव की फैमिली ने सामने से पिटीशन लगाया कोर्ट के अंदर कि हाँ, हमें विश्वास है राफ़ी के ऊपर, हमारा ही बेटे ने कहा होगा कि ऐसा कर दो उसके साथ, क्योंकि वो समझ चुका था कि अब उसकी मौत ही भविष्य बन चुकी है और इसके अलावा कुछ नहीं है, इसलिए उसने ऐसा किया। सो फाइनली 16 साल की पहले सज़ा मिली थी राफ़ी को, बट 16 महीनों की ही सज़ा काटने के बाद राफ़ी दोबारा से जीने के लिए बाहर ज़िंदगी में आ चुका था। वो पूरी तरीके से रिकवर कर गया और आज भी राफ़ी अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है अमेरिका के अंदर ही। सो आप मुझे बताइए कि क्या ये स्टोरी ऐसी एंडिंग हो सकती थी इसकी? आपने ऐसा सोचा था? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी नहीं। आपने इसके बारे में क्या सोचा, अपनी राय मुझे दें। और अगर आपको ऐसा कोई इंसिडेंट पता हो जहां पर लोग मौत की कगार पर थे, या फिर आप ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, मुझे उसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताएं। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट वसीम एसके को एंड कमेंट पिक मी टू गेट शाउट आउट टू नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।